हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट डायमेंशंस का भी ऑनलाइन क्लासेस हो चुका है। काइनेमेटिक्स सेकंड चैप्टर का वेक्टर्स के बारे में फुल डिटेल्स ऑनलाइन क्लासेस हो चुका है, ठीक है। और आज जो मेरा टॉपिक्स है, आज जो मेरा न्यू चैप्टर्स है, ठीक है, उसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी अभी फिलहाल 3-4 क्लासेस होगा वर्क पावर एनर्जी पर विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। बहुत ही छोटा चैप्टर है क्लास 11th का, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर भी, आराम से समझते चलेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि वर्क के बारे में, ठीक है। वर्क क्या होता है ना। वर्क का मतलब क्या होता है, जो आप दिनचर्या करते हैं, मतलब जो भी, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस में ले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका वर्क हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क नहीं होता, सीधी सी बात है। मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बट उस बॉडी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब उस बॉडी का पोजीशन में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। तो फिलहाल वर्क का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी देन इट्स पोजीशन चेंजेस, है ना। तो देन वी कैन से वर्क इज डन। समझ में आई बात। चलो इसका नोट्स भी देखते हैं। वर्क का मतलब हो गया कि व्हेन द फोर्स applied on any body then its position changes, so we can say the work is डन। सीधा डिफिनेशन है, कोई टेंशन नहीं है इस पर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे मान लेते हैं अगर कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, ए पॉइंट पर है ना। यहाँ पर हमने अप्लाइड फोर्स लिखा है, ठीक है। फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी क्या होगा, तुम्हारा चेंज होगा। मान लो यहाँ तक चेंज हो गया, ठीक है, ये वाले पोजीशन में चला गया, ए से बी चला गया, तो बीच का दूरी हुआ ना, मान लो एस, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया, बट इसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुआ, तो इसका मतलब बीच में वर्क हुआ। समझ में आया बात, ठीक है। और एक बात कि वर्क जो होता है वह आप जान लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां एक रीजन भी दे सकते हो कि बिकॉज इट हैव नो फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। फिलहाल यहां तक समझ में आ गई बात। अब उसके बाद देखो, वर्क को हम लोग डेनोट किससे करते हैं, तो भैया ये भी तो सीखना है कि इट इज डेनोटेड बाय डब्ल्यू। सबको पता होगा डब्ल्यू, मतलब इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। क्या होता है ऐसा यूनिट? जूल, है ना। तो अब देखो, यहां पर आप जूल भी ले सकते हैं, या फिर वर्क का फॉर्मूला आप ले सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो एक और यूनिट हम लोग ले सकते हैं वर्क का, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स है ना, तो फोर्स का डायमेंशन होगा mlt -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ml² t -2, है ना। तो देखिए, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव नो फिक्स्ड डायरेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय w, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, वर्क। फिलहाल ये तो नॉर्मल चीज है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट वर्क का न्यूटन मीटर आप ले सकते हो, डायमेंशन ml² t -2। अभी और डिटेल्स में हम लोग सीखने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है, नोट करो पहले। देखो, वर्क चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एक स्केलर प्रोडक्ट के बारे में
देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क का डिटेल्स देखेंगे, मजा आएगा उसमें। पहले स्केलर प्रोडक्ट देखो, स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है ना। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ना है, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिस वजह से हमें स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल टू each other then we can use dot product। समझ गए होगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में पैरेलल होते हैं तो हम लोग जो है उसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। मतलब हम लोग इसको डेनोट किससे करेंगे, तो इट इज डेनोटेड बाय डॉट। इसको हम लोग डॉट से डेनोट करेंगे। मतलब फॉर्मूला हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ए और बी जो है ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और जो कॉस थीटा है ये आपका एंगल कहलाएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो मजा आएगा इसके बाद। देखो, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर का मेरा वैल्यू है i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है तो a डॉट बी इक्वल टू, देखो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे तो ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर प्लेस कर दें, ठीक है। ये देखो, और डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो i का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 2, और i कैप डॉट i कैप मतलब 1 माइनस माइनस प्लस, तो j का कोएफिशिएंट 1 × 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 मतलब कैंसिल, तो आंसर आपका है 2, ठीक है। तो आपने a वेक्टर डॉट b वेक्टर आसानी से सीख लिया। मतलब देखो फिर से बताते हैं, i का कोएफिशिएंट 2 है, i का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 मतलब 2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 कोएफिशिएंट 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल मतलब 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो भी निकालना सिखा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो इजी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो x का देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 1 1 4 1 5 6। b का तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर से तो b वेक्टर का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मतलब दैट इज √3, ठीक है। तो एक √6 और एक √3 है ना, ये आपका आ गया। आप इसमें एंगल भी निकालने सीख सकते हो, cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड a b। तो a डॉट b का वैल्यू 2 है, यहाँ डाल दो, और a का मैग्नीट्यूड कितना है √6 √3 मतलब 2 बाई 6 3 के 18, आंसर आ गया, है ना। तो cos थीटा का वैल्यू भी हमने जान गया, ठीक है। अब इसी बेस पर हम लोग पढ़ेंगे आगे वर्क के बारे में और डिटेल्स। पहले नोट, देखो अब हम लोग आते हैं वर्क पर, चलते हैं, है ना, छोड़ना तो नहीं है वर्क को। देखो वर्क को हम लोग वर्क इक्वल टू, अभी बताया हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो आपका cos थीटा लगेगा, मतलब वर्क का एक फॉर्मूला आ गया एफ डी cos थीटा, एफ डी cos थीटा। मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पर समझते हैं। जैसे ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है,
ये देखो ये ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स अगर लगता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा, तो जिसे हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, क्या डायरेक्शन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब देखो हॉरिजॉन्टल में आपका क्या लगेगा, एफ डी कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या लगेगा, एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। मतलब कि आपको जो मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉस थीटा में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका कंडीशंस क्या क्या होता है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो कंडीशन, तो कंडीशंस का मतलब हुआ कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम वगैरह लगेगा, है ना। तो जैसे पहला कि व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देन थीटा कितना बनेगा बच्चे, 90 डिग्री। थोड़ा दिमाग हो ना कि मान लेते हैं अगर फोर्स, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर लगाना है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मेरा वर्क डन कितना होगा, चेक कर लो, एफ डी कॉस थीटा, मतलब कि एफ डी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, इसका मतलब नो वर्क इज डन, आपका कोई वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन 0 हुआ, ठीक है। अब सेकंड में आप लोग आते हैं हम लोग कि अगर फोर्स पैरेलल रखता है, मान लेते हैं कि व्हेन द फोर्स एक्ट पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, देन थीटा कितना होगा, अगर पैरेलल रखते हैं तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम होगा, प्रूव कर दो, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, मतलब कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो वर्क डन हो गया मैक्सिमम। कितना इजी वे में समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग थर्ड कंडीशंस की ओर अगर देखते हैं तो यहां पर बनाते हैं, ठीक है, when the force is opposite to direction of displacement, मतलब opposite direction से अगर होता है डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो थीटा कितना बना, 180 डिग्री, मतलब वर्क डन आपका कितना होगा, एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा मतलब 180, तो cos 180 का मान -1 होता है, याद रखना है, यानी कि वर्क का फॉर्मूला आ गया माइनस एफ डी, दैट मीन्स वर्क जो है ये नेगेटिव हुआ, क्या हुआ, ये नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव। समझ में आया बात, तीनों का तीनों कंडीशन आपने सीखा, पहले नोट करो। आओ अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी देखते हैं कैसे होता है। तो एनर्जी से पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इंटीग्रेशन बेस का, ठीक है, कि वर्क डन बाय द इंटीग्रेटिंग बॉडी या वर्क डन बाय द रिजिड बॉडी। देखो इस टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ए रिजिड बॉडी, वर्क डन बाय ए रिजिड बॉडी, है ना, कोई भी रिजिड बॉडी के द्वारा वर्क डन निकालना, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का भी यूज सीखेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है, यहाँ पर आपने अप्लाइड फोर्स किया, मतलब फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स आपने लगाया, जैसे ही फोर्स लगा ये डिस्प्लेस हुआ, है ना। तो ये देखो ए से बी गया, तो मान लेते हैं इसका दूरी हम लोग एस ले लिए, क्या ले लिए, एस, ठीक है। तो अगर फोर्स लगा है यहाँ पर तो ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ बॉडी, है ना, तो ए से बी पॉइंट तक जब डिस्प्लेस होगा तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन में मेरा फोर्स हुआ, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग
सपोज मानते हैं कि अगर इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, इमेजिनरी की इमेजिन, तो इसका दूरी कितना होगा ds, कितना होगा ds। तो ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से a तक का डिस्प्लेसमेंट को x1 ले लेते हैं और ओरिजिन से b तक का दूरी को x2 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका है ना। तो मतलब आपका जो लिमिट हुआ वो x1 से x2 तक का। देखो तो लिखेंगे क्या कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A to P, तो dW इक्वल टू क्या होगा FDS, ठीक है। तो अब टेकन इंटीग्रेशन, मतलब दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन ले लें, तो दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो FDS लगा। अब dW से क्या बाहर आएगा W, मतलब F आपका बाहर और DS अंदर, तो x1 से x2 तक का लिमिट लेंगे, तो ds का डिस्प्लेसमेंट s, तो x1 से x2 लिमिट है ना। तो अब आप देखो कि आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो मतलब f x2 पहले पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन बेस्ड का मॉडल निकला है ना। पहले आप लोग नोट करो, इसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अब हम लोग आते हैं एनर्जी के बारे में। पहले देखो एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, मतलब आपका डायमेंशन जो वर्क का होगा वही एनर्जी का भी होता है, मतलब ml²T-2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो सीधा द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी is called एनर्जी, है ना। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा जूल, ऐसा यूनिट जूल। तो एनर्जी इक्वल टू वर्क, एनर्जी इक्वल टू वर्क, और दोनों का डायमेंशन सेम होता है, मतलब ml²T-2, ml²T-2 है ना। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल और एनर्जी का डायमेंशन भी ml²T-2, ठीक है। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अच्छे तरीकों से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का यूज कर रहे होंगे। देखो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इसमें भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। देखो एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, मतलब एनर्जी का आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी अपने आप को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। जैसे मान लो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल टू, मतलब एक एग्जांपल दिए कि एनर्जी सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट करना जानता है, मतलब वो कभी भी कोई फिक्स्ड नहीं होता है। तो सीधा लिखेंगे कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can be transferred from one form to other form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल्स में, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है।
मतलब आपका ऐसे सीखो कि आप पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, जो इन्वर्टर का यूज करते हैं हम लोग ना, दैट इज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनर्जी का टाइप। तो दो टाइप का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिस्कस करेंगे, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी में। तो सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सीधा समझो कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन के कारण जितना वर्क डन हो रहा है या मोशन के कारण जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके वजह से जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना, या फिर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, सिंपल डिफिनेशन, ठीक है। मोशन के कारण एनर्जी। देखो तो सीधा एक डिफिनेशन पहले लिखते हैं कि द एनर्जी which is produced by virtue of its motion, is called kinetic energy। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब बॉडी अगर मोशन में है तो उसके कारण से जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। सीधा याद रखना, m यहां पर क्या है, मास ऑफ बॉडी, v मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो देखो सीधा आपने सीखा कि हाफ mv² किसका फार्मूला हुआ, काइनेटिक एनर्जी का। तो डायमेंशन भी जो वर्क का होता है वही काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, ठीक है। मतलब ml² t-2, है ना। इसके बेस्ड पर एक छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं कि रिलेशन बिटवीन, फिर हम लोग प्रूविंग भी देखेंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p/m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो v का वैल्यू क्या हुआ, p/m का होल स्क्वायर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²/m²। मतलब एक m कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया p²/2m। रिलेशन समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, है ना। ये हुआ आपका रिलेशंस फार्मूला, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे ड्राइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे ड्राइव करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये सब के बारे में नॉलेज देंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते, थैंक यू।